नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। आज मैं अपनी कहानी आप सबके सामने लेकर के आ रही हूं। मेरी कहानी का शीर्षक है मजदूरी। अब मैं ऐसे मजदूर की कहानी सुनाने जा रही हूं जो बहुत गरीब है और अपने गांव से चला आता है शहर में कि 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो उसकी लालच में जब जो शहर में आ जाता है तो उसके साथ क्या होता है शहर में, सुनिएगा। देखिए कहानी मजदूरी। बापू बापू, क्या आज भी आप काम पर नहीं जाएंगे? क्या हम आज फिर से भूखे ही रहेंगे? नन्ही सोना ने मचलते हुए अपने पिता ननकू से प्रश्न किया। ननकू दिहाड़ी मजदूर था, अभी भी अपनी टूटी खाट पर पसरा हुआ था और सोना जो उसकी बेटी थी कहने को सोना थी, लेकिन तन पर उसके एक बड़ी सी फटी सी फ्रॉक जो उसके साइज से बहुत बड़ी थी लटक रही थी। बिखरे से बाल जिनको समेटकर एक डोरी के द्वारा बांध दिया गया था। आंखों और चेहरे से भोलापन झलक रहा था। नाम अनुरूप सोना के पास बस इतना ही था। जाऊंगा, जान मत खा, भूख से मर नहीं जाएगी। भावहीन सा बैठा हुआ ननकू तंबाकू का पैकेट फाड़ कर मुंह में डालते हुए बोला। बापू, कल भी अम्मा ने कुछ नहीं खाने को दिया था, एक सूखी रोटी ही दी थी, सब्जी भी नहीं थी। पपड़ी जमे हुए होठों पर जीभ फेरते हुए वह बोली। उसकी आंखों में आंसू लरज रहे थे। हाँ तो क्या हुआ? चिढ़ता हुआ ननकू बोला। उसकी पत्नी रुक्मिणी जोर जोर से बड़बड़ाने लगी। कब तक बैठा रहेगा घर पर? बाहर निकलेगा तभी तो काम मिलेगा। कोई घर बैठे तो रोटी नहीं दे जाएगा ना। जब देखो घर पे पड़े रहने का बहाना ढूंढ ही लेता है मुआ। और हिकारत से नजरें फेर ली। क्या करूं? जान दे दूं? जब काम नहीं मिल रहा तो किस्मत ही खोटी है, जाता तो रोज हूं। नहीं मिलता काम तो क्या करूं? मैं खुद भी परेशान हूं, तुम सबकी चिंता है मुझे। ननकू कुछ बिलखता हुआ सा बोला। बेटी 2 दिन से भूखी है, कल तो मालकिन ने बचा हुआ खाना दे दिया था, उससे सबका काम चल गया था। अब मालकिन चली गई हैं अपने बेटे के पास और मेरी छुट्टी कर गई हैं। मालकिन से कुछ पैसा मांगा था, उन्होंने साफ मना कर दिया। अब तक पूरे महीने का पैसा एडवांस ले चुकी हूँ। दूसरे महीने का मांगा था, उन्होंने मना कर दिया कि अब वे 3 महीने तक तो रहेंगी नहीं तो काम भी नहीं होगा, फिर एडवांस कैसा? ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, इन्हें किसी की भी फिक्र नहीं होती, बस ये अपना देखते हैं, जियो चाहे मरो, इनका काम किए जाओ बस। रुक्मिणी बोलते बोलते रुकी। ननकू ने समझाया, देख, जब तू उनसे पहले ही उधार ले चुकी है तो तेरी मालकिन कैसे देगी दूसरे महीने का एडवांस? तू चिंता मत कर, मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ सोचकर वह उठा और अनमने भाव से अपनी टूटी हुई चप्पलों को पैर में लटका कर चल दिया। सोच रहा था कहाँ जाए, काम भी बंद है, कोई नया काम मिलने से रहा। मौसम बहुत खराब था, सुबह से धूप ने अपना दरवाजा नहीं खोला था, चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। इस कड़कड़ाती ठंड में लग रहा था मानो रक्त धमनियों में जम ही जाएगा। उस पर आसमान में छाए बादल सूरज का रास्ता रोके हुए थे। कई दिनों से मौसम का यही हाल था, लोग घरों में दुबके हुए थे। ननकू ने कई जगह काम की तलाश की लेकिन नाकाम रहा। सांझ ढले वापस आ गया। बेटी बड़ी हसरत से उसकी ओर लपकी। बापू कुछ लाए? लेकिन खाली हाथ देखकर बुझे कदमों वापस हो ली। उसने बेटी को समझाया, मुझे एक बड़ी जगह काम मिला है बेटा, कल से जाऊंगा, तब तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आऊंगा और खिलौने भी। तब तक तू ये प्रसाद खा। हाथ में पकड़ा हुआ लड्डू उसको खिला दिया जो रास्ते में मंदिर से वापस गुजरते हुए किसी ने उसे दिया था। बेटी खुश हो गई। कल बापू काम पर जाएंगे, फिर पैसे मिलेंगे और वो खाना खा सकेगी। उसका नन्हा कोमल मन हजार सपने संजोने लगा। सोचते सोचते बेटी जाने कब सो गई और वह सोचने लगा, गरीबी भी एक तरह की महामारी है, बीमारी है, जिसको होती है वही इसका दंश समझ पाता है। पूरी झोपड़ी में चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए उसके मन के दरवाजे पर फिर से अभिलाषा की दस्तक हुई। उसके मन के दरवाजे पर फिर से अभिलाषा की दस्तक हुई। इस बार सोचा था जब काम मिलेगा तो सबसे पहले कमरा पक्का करवाऊंगा। फिर सांस छोड़ते हुए बुदबुदाया, यहाँ तो रोटियों के लाले पड़े हुए हैं।
कच्ची झोपड़ी जिसे मिट्टी से थोप थोप कर बनाया गया था, ऊपर से टूटे दरवाजे जिसको फटे हुए मोटे कंबल से किसी तरह ढक दिया गया था ताकि ठंड ना आए। खेत बिक जाने के बाद गांव से शहर बड़े चाव से आया था कि शहर में तो बहुत काम है, बस करने का जोश चाहिए जो उसके अंदर है। लेकिन समय के साथ साथ उसका जोश भी ठंडा हुआ जाता था। अब उसे अपने लिए गए निर्णय पर भी कोफ्त होने लगी थी। एक मन करता कि वापस लौट जाए, गांव जाकर ही कोई काम देख ले। वहां कम से कम लोग तो अपने हैं, यहाँ तो कोई किसी के दुख सुख में भी नहीं खड़ा होता। शायद वो जल्दी ही हताश हो गया था, वरना अपनी बिरादरी में अगर कहता तो सभी उसकी सहायता जरूर करते। किंतु जिस बस्ती में वह रहता था वहां सब एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना जानते थे। एक दूसरे के वक्त की जरूरत पर सहायता जरूर करते थे। आपसदारी की बात जो थी, रुक्मिणी दोपहर को कुछ लकड़ियां ले आई थी कि शायद आज अनाज आएगा और खाना बनेगा। लेकिन अनाज नहीं आया था तो उसने उन लकड़ियों को ठंड से बचने के लिए जला लिया और कोठरी के बीचों बीच रख लिया। बेटी को भी वहीं पास में सुला लिया और दोनों आग के पास बैठ गए। ठंड बढ़ती जा रही थी, भूखे पेट किसी को नींद भी ना आ रही थी, दोनों जग रहे थे। रुक्मिणी धीरे से बोली, क्या सोचा है? कल क्या करोगे? बिटिया तो किसी भी तरह अब ना मानेगी। रोज रोज उसका मन दुखाना अच्छा ना लग रहा। भूखे पेट तो अब हमसे भी ना सोया जाता, पर क्या करें, मजबूरी है, हम बड़े हैं, कोई तरह सब्र रख लेंगे। फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या करोगे अगर कल भी काम ना मिला तो? रुक्मिणी ने आशंका जाहिर की। तू बुरा काहे को बोलती है, मिल ही जाएगा, ननकू लापरवाही से बोला। सुनो, मैं सोचती हूँ कि मैं कल से मैं भी काम पर तेरे साथ चलूंगी। सोना को जमुना ताई संभाल लेंगी और दोनों मिलकर कमाएंगे तो मजदूरी ज्यादा मिलेगी। काम तो मिलने दे पहले, झुंझलाता हुआ ननकू बोला। आग की गर्मी से उनके शरीरों में गुनगुनाहट आ गई थी और वे वहीं लेट गए और कब उन दोनों को नींद आई पता न चला। अगले दिन सुबह ही रुक्मिणी नहा धोकर बच्ची को जमुना ताई के पास छोड़कर कहीं चली गई। जब ननकू सोकर जागा तो कोई घर में न था। उसने सोचा, चलो नहा धोकर काम खोजने निकलता हूँ। रुक्मिणी देखने में बहुत सुंदर न थी, लेकिन भरा बदन और तीखे नैन नक्श के कारण वह अच्छी दिखती थी। वह कई घरों में काम खोजने गई, लेकिन उसे काम नहीं मिला। वापस उल्टे पांव लौट रही थी कि एक जगह बिल्डिंग निर्माण का काम चल रहा था। उसने वहां पर काम की तलाश करना उचित समझा और बिल्डिंग की ओर चल दी। कई मजदूर पुरुष और महिलाएं भी काम कर रही थी। उसे आशा की किरण दिखी। आगे बढ़कर वह काम कर रहे लोगों से उसने पूछा, भैया यहाँ काम मिलेगा क्या? उसने एक और इशारा कर दिया, वहां जाकर ठेकेदार से बात कर लो। वह उधर ही चल दी। ठेकेदार किसी पर झल्ला रहा था। आगे बढ़कर काम कर रहे उसे आशा की किरण दिखी। आगे बढ़कर काम कर रहे लोगों से पूछा, भैया यहाँ काम मिलेगा क्या? उसने एक और इशारा कर दिया, वहां जाकर ठेकेदार से बात कर लो। वह उधर ही चल दी। ठेकेदार किसी पर झल्ला रहा था। वह थोड़ा सहमी बाहर ही रुक गई। जैसे ही ठेकेदार बाहर आया वह दौड़कर उसके पैरों पर झुक गई। मुझे काम दे दो साहब, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी साहब, मन लगाकर काम करूंगी, बहुत मजबूर हूँ साहब, मेरी बच्ची 2 दिन से भूखी है। वो झिड़क कर आगे चल दिया। आ जाते हैं जाने कहां से। वो जरूरतमंद थी, उसे वहां उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। वह फिर भागी। साहब रुको ना साहब, मुझे अब बहुत जरूरत है काम की। ठेकेदार रुका, उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर तिरछी नजर से देखता हुआ बोला, ठीक है आओ ऊपर कमरे में। वह झिझकी, परंतु उसके पास कोई और चारा ही न था। वह उसके पीछे कमरे में चल दी। जब लौटी तो सकुचाती हुई सी निकलती चली गई। मुट्ठी में कुछ रुपए दबे हुए थे। घर पहुंचकर उसने वो पैसे अपनी बेटी के हाथ पर रख दिए। मेरी लाडो,
देख माई को काम मिल गया और ये है आज की मजदूरी। ननकू ने पूछा, तुझे काम मिल गया? कहाँ मिला रे? एक बिल्डिंग में काम किया था, उसने अनमने भाव से उत्तर दिया। ननकू फिर बोला, मुझे तो कोई ना देता काम, तुझे कैसे दे दिया? कुछ सशंकित नजरों से उसे देखता हुआ बोला। फिर बोला, एक बात बता, तू तो कल भी जाएगी ना फिर वहां? मैं भी तेरे संग चलूंगा, शायद मुझे भी कोई काम मिल जाए तेरी वजह से। रुक्मिणी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, जिसे देख ननकू सकपका गया। वह ठेकेदार की कहानी सुनाने लगी। वह उसे ऊपर कमरे में ले गया, बोला कि उसकी बीवी मर गई है तो उसके घर पर मुझे रहना पड़ेगा। अच्छे पैसे दूंगा, तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगा, बस तुझे खुश रखना होगा। मैं डर के मारे भागने ही वाली थी कि वह आगे बढ़कर बोला, मेरी बेटी और मेरी माँ हैं जो घर पर रहती हैं। बच्ची अभी 2 साल की है, माँ भी बीमार रहती है, उन दोनों को देखने वाला कोई नहीं है। अगर तू उनको खुश रखती है तो तुझे मुंह मांगे पैसे दूंगा। मैंने हाँ कर दी। मैंने बोला कि साहब, मेरा पति भी खाली है, अगर उसको भी आप ईंट गारा के काम पर रख लेते तो। ठेकेदार बोला, ठीक है, कल से काम पर आ जाओ दोनों, काम देखकर पैसे तय कर लेंगे। 1 दिन का एडवांस उसी का दिया है। सच, आज के ज़माने को देखते हुए मैं तो डर ही गई थी कि कहीं ये भी वैसा ही तो नहीं, लेकिन वह तो देवता आदमी है, उसको भगवान लंबी उम्र दे। और कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।